नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की ज़बरदस्त और शानदार तैयारी शुरू हो चुकी है। हम लोग 75 जीके जीएस और करंट अफेयर में 72 प्रश्न सही करने की ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस और करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी करेंगे। फिर टॉपिक वाइज ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो लाएंगे, जैसे कि बिहार का प्रमुख बांध किस नदी पर है, प्रमुख झील, प्रसिद्ध अभ्यारण्य, इतिहास की प्रमुख घटनाएं, टॉपिक वाइज इस टाइप से, जैसे विश्व प्रसिद्ध युद्ध, प्रसिद्ध मंदिर, इस टाइप के वीडियो लाएंगे। और करंट अफेयर के भी स्पेशल वीडियो लाएंगे, ताकि आपको जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी में ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज का यह क्लास 2 वीडियो है। जो क्लास 1 नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो ये वैशाली में था। ठीक है, ये वैशाली में था। वैशाली से 4 प्रश्न पूछा जाता है, और जब भी आपसे वैशाली से पूछा जाएगा और क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। बस ये 4 प्रश्न आपको याद रखना है। एक तो ये हो गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो यही हुआ था वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में ही हुआ था। और बुद्ध काल में बज्जी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी, है ना। बुद्ध काल में बज्जी महाजन पद था एक, बज्जी। ठीक है, बज्जी की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, तो उड़ीसा का पुराना नाम था उत्कल। ठीक है, याद रखना है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, उत्कल था। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न रहेगा। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे वो सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से गारंटी के साथ पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हर वीडियो से प्रश्न आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखना है कि उड़ीसा में कुछ मंदिर है, 3 मंदिर है जो कि अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर जो है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। और लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। ठीक है, लोहे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो लोहे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा का वर्तमान मुख्यमंत्री अभी कौन बना है, तो करंट अफेयर में याद रखना है। पहले कौन था, नवीन पटनायक था। वर्तमान मुख्यमंत्री नया बन गया कौन, मोहन चरण मांझी बन गया है, जो कि बीजेपी से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वर्तमान अभी राज्यपाल कौन है, तो रघुवर दास है। ठीक, नेक्स्ट है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कहाँ है, उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी उड़ीसा में है। और भारत का सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो वो चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ है, तो वो भी उड़ीसा में है। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह, जो कि यहाँ से पूछा जाता है, एक बंदरगाह प्रसिद्ध है जो कि पारादीप बंदरगाह है, ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, याद कैसे रख लेना है, पारादीप, दीप मतलब क्या, जलना है ना, दीप होता है ना, दीपक जलता है, तो दीप जलता है तो देखते हैं कि लो जो है ना, ऐसे दीप जलती है तो लो उड़ती है। ठीक है, तो उड़ता है लो, दीप जो है वो उड़ता है, यानी उड़ीसा, उड़ता है यानी उड़ीसा। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ हो गया, तो उड़ीसा में हो गया। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। जैसे कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह पूछेगा किस राज्य में, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। तो याद कैसे रखना है, गुजरात, यानी कि रात में कांड हो गया। ठीक है, यानी कि कांड यानी कांडला बंदरगाह गुजरात में। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में, रात में कांड हो गया। तो ऐसे याद रखना है, रिलेट करके हमेशा हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है सारनाथ स्तूप। ठीक, सारनाथ स्तूप कहाँ है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब सारनाथ से और कौन कौन सा क्वेश्चन आता है कि भगवान बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश दिया था वो श्रावस्ती में। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और धामे का स्तूप कहाँ है, तो ये सारनाथ में ही है। ठीक है, धामे का स्तूप सारनाथ में ही, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो वो केसरिया स्तूप है, पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इससे पहले था विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो था वो जावा स्तूप था,
उसकी ऊंचाई 103 फीट थी, और केसरिया स्तूप जो है इसकी ऊंचाई है 104 फीट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा जो हो गया स्तूप है वो केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। इसी तरह एक और प्रश्न आता है कि किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अब जब भी गुप्त काल के बारे में क्वेश्चन आए तो गुप्त काल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमेशा रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, सब छूट जाए सबसे, लेकिन आप निश्चित रूप से वहाँ से सही आंसर करके आइएगा। ठीक है, तो गुप्त काल से जो भी प्रश्न आता है रिवीजन करना चाहिए जब भी। और रिवीजन क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तैयारी शानदार तैयारी में सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो क्या होता है? रिवीजन होता है। जितना अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, और बड़े से बड़े जो कठिन से कठिन प्रश्न है वो आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, अब जैसे गुप्त काल में कई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि बात करते हैं शासक के थ्रू याद करते हैं। ठीक है, जैसे श्रीगुप्त है, ये गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम से क्वेश्चन कौन सा आता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम है। और चंद्रगुप्त प्रथम से याद रखना एक और कि गुप्त संवत किसने जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय से कि फाहियान जो है, फाहियान चीनी यात्री था, वो किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फिर बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त से याद रखना है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ईरान का नेपोलियन हो जाता है वो नादिर शाह। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन। और किस शासक को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया। ठीक है, और समुद्रगुप्त जब भी आए तो आपको रिवीजन तुरंत कर लेना है। समुद्र और यानी प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति जो है अभिलेख, ये किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐसे रिलेट कर लेना। प्रयाग क्या है? प्रयाग से तुरंत दिमाग में क्या आ जाता है? गंगा जमुना सरस्वती का वहाँ जो संगम है वो पानी ही पानी बहुत ज़्यादा है, तो समुद्र में भी पानी पानी, यानी समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ऐसे रिलेट कर लेना। ठीक है, तो समुद्रगुप्त से हो गया। और एक शासक से क्वेश्चन आता है कौन, किससे? कुमारगुप्त प्रथम से। कुमारगुप्त प्रथम से कौन सा प्रश्न आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो कोणार्क मंदिर का देवता आप जब भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य देवता है ना, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य है। ठीक है, एक प्रश्न बिहार टीचर एग्जाम जो कि 2024 में हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो छठ पूजा होता है अपने बिहार में, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद ध्यान रखना है। यानी सूर्य से दो गया, कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य हैं। और छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ? तो ये कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, आपको इतनी बार बताएंगे कि आपको कठिन से कठिन प्रश्न आपको ऐसे ही याद हो जाएगा जैसे एप्पल मीन्स सेब होता है। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, और एक कौन सा? लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में बना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और 13वीं जब भी आए 13वीं शताब्दी तो आपको बार बार बताएंगे कि 13वीं शताब्दी में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बना। और अशोक का जो कलिंग युद्ध का वर्णन है किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में है ना, तो ये भी ध्यान रखना यहीं से रिलेट करके। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ध्यान रखना है, नरसिंह देव है ना, नॉट नरसिंह वर्मन, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत प्रारंभ किया था किसने? अशोक ने किया था। और कब किया था? तो 78 ईस्वी में किया था, है ना, 78 AD में किया था
शक संवत का प्रारंभ किया था। और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो इसी संवत पर आधारित है ना, शक संवत पर ही आधारित है, जो कि कनिष्क ने शुरू किया था। और 78 ईस्वी में ही कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक भी किया था, यानी कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। और 78 ईस्वी में ही ये शक संवत चलाया था। ठीक है। अच्छा, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था, तो कनिष्क ने ही किया था। ठीक। और अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में। और नागार्जुन किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। तो आपको एक शब्द याद रखना है, अचानक, यानी कि अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, ये किसके दरबार में रहता था, तो ये कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये हो गया क्या, शक संवत। और जारी किया था 78 ईस्वी में कनिष्क ने। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ, तो गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। किसने प्रारंभ किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो हर्षवर्धन के ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि हमेशा बार बार पूछा जाता है। कितनी बार रिपीट हुआ इसका गिनती नहीं, हमेशा आते रहता है क्वेश्चन, इसलिए इसको तो हमेशा रट के रखना है। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, जब भी ह्वेनसोंग नाम आए दिमाग में तुरंत हर्षवर्धन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ह्वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था कौन, तो ह्वेनसोंग आया था। ठीक है, याद रखना है, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन। और एक कौन आया था, फाहियान। फाहियान किसके समय आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा साथ में रिवीजन करना है। अब रही बात किसका, हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन के बारे में 3 पुस्तक आपको बताए थे, कौन कौन सा, तो हर्षवर्धन की 3 पुस्तक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, तो इसको याद कैसे बताए थे, करना है कि हंसना रे पिया। ठीक है, एक लाइन याद रखना है, हंसना रे पिया, यानी हर्षवर्धन की 3 प्रसिद्ध पुस्तक आपको याद रहेगा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, मालूम, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है, जब ह्वेनसोंग ये चीनी का यात्री था। ठीक है, भारत कब आया था, ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है कि ह्वेनसोंग भारत कब आया था, तो 630 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और ह्वेनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ह्वेनसोंग को कहा जाता है। सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है, तो है ह्वेनसोंग है। ठीक है ना, सी यू की, ये इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सी यू की पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है ह्वेनसोंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो सारनाथ में किसका स्तंभ है, तो ये अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। और सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, यहीं से जो है ना भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से ही लिया गया। ठीक है, अशोक की बात करते हैं तो आपको बताए थे अशोक के बारे में कि अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक। जब भी बिंदुसार है तो इसको कभी नहीं भूलना है बिंबिसार को, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूजन करेगा। और कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों को हमेशा अच्छे से चाट के उसको रखना है, आपको कन्फ्यूजन ना हो पाए और आसानी से आप टिक कर पाएँ। ठीक है, तो ये बिंबिसार अलग है। बिंबिसार कौन है, तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब बिंदुसार जो है, ये बिंदुसार ये है अशोक का पिता है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, यानी कि क्वेश्चन आया था रेलवे एनटीपीसी में कि अशोक किसका पौत्र है, पौत्र यानी पोता, तो किसका पोता हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। ठीक है, अच्छा, अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है, तो अशोक का नाम जो है ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। और अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है, तो 13वें अभिलेख में है। 13वें अभिलेख में, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में हुआ था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। धामे का स्तूप का निर्माण अशोक ने, और महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने करवाया था। ठीक है, ये जितने भी बताएंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, है ना, कतई जहर प्रश्न रहेगा जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर याद है तो हमारे साथ रिवीजन करते जाइएगा। ठीक है, अगर याद नहीं है
तो आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको भी एक बार पढ़िएगा और वीडियो देखते रहिएगा तो आपको भी हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है पूछे तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। धामे का स्तूप कहाँ है तो ये है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धामे का स्तूप। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ बिताया था तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम दिन कर्नाटक के सरमनवेल गोला में बिताया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था तो जैन धर्म को अपनाया था। अच्छा, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है तो वो कर्नाटक के सरवनवेल गोला में ही है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खजुराहो की मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो है ये कहाँ है तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है तो वो भी खजुराहो में ही है। ठीक है, यानी कि खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में और खजुराहो में ही है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था तो धंगदेव चंदेल ने करवाया था। ठीक है, धंगदेव चंदेल ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। और पूछे कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो चंदेलों ने करवाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था तो यानी अन्य तीनों के एक समसामयिक कौन नहीं था तो मिलिंद जो था ये अलग था, ये बाकी तीनों के समसामयिक नहीं था क्योंकि मिलिंद जो है ये 160 से 140 ईसा पूर्व में पंजाब क्षेत्र पर शासन किया था। मिलिंद जो है 160 से 140 ईसा पूर्व में ये पंजाब क्षेत्र पर शासन किया था। बाकी जो ये बिंबिसार है, गौतम बुद्ध है और प्रसेनजीत है ये 6ठी शताब्दी के थे ये तीनों। ठीक है, बिंबिसार और गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये 6ठी शताब्दी के थे, जबकि मिलिंद जो है ये 160 से 140 ईसा पूर्व में पंजाब क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, मिलिंद से एक क्वेश्चन और आता है कि मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद का वर्णन किस पुस्तक में है। ठीक है, तो किस पुस्तक में है देखिए ये सब जो प्रश्न है, ठीक है, ये इसका वीडियो हम पीछे भी आपको बताए थे। ठीक है, पीछे भी जो लोग देखे हैं वो लोग को उसमें क्या है कुछ और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि जो कि लाटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, जैसे अगस्त 2024 में बिहार पुलिस का हुआ है और बिहार टीचर का एग्ज़ाम 2024 में हुआ, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। और तो जो लाटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जो लाटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका नए पैटर्न और जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग जीके है, वो सब को भी हम इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अपडेटेड है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पीछे बताए थे वो क्या कुछ चेंज हो गया बहुत सारा चीज़। ठीक है, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो और भी केंद्रीय मंत्री हो, तो वो करंट अफेयर भी अपडेटेड इसमें हम सभी बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो लोग देख लिए हैं वो भी ज़रूर इसके लिए इसको देखें, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और ये उम्मीद करते हैं कि आपको देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें जो है, एक कहावत है ना आप सुने होंगे कि 10 किताब को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होता है एक ही किताब को 10 बार पढ़ना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसको बार बार पढ़ना ये काफ़ी फ़ायदेमंद की चीज़ होती है। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे कि आप पीछे वीडियो ज़रूर देखे होंगे लेकिन आपको ये याद नहीं होगा कि मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद का वर्णन किस पुस्तक में है। ठीक है, तो आप बताइए किस पुस्तक में, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। ये क्वेश्चन क्या होगा अगर बार बार देखेंगे तो आपको कठिन से कठिन प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप एग्जाम में टिक कर देंगे और कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम क्या है मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद का वर्णन किस पुस्तक में है तो वो पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और बात करते हैं क्या बिंबिसार का, तो बिंबिसार के बारे में बताएं कि ये हर्यक वंश का संस्थापक था। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, और बिंबिसार का ही पुत्र था कौन अजात शत्रु, और अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, और बिंबिसार की हत्या करवा दिया था अजात शत्रु, उसका पुत्र है, और अजात शत्रु की हत्या करवा दिया था उसका पुत्र जो है उदयन। इसलिए बिंबिसार जो है वंश जो है इसका हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बिंदुसार कौन है तो बिंदुसार जो है ये अशोक का पिता है।
ठीक है, ये मौर्य वंश का शासक है बिंदुसार। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है, कन्फ्यूजन कभी ना होगा, इसको हमेशा साथ में रिवीजन करना है, बिंबिसार और बिंदुसार। तो बिंबिसार है हर्यक वंश का संस्थापक, बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक था, अशोक का पिता था ये। ठीक है, रही बात गौतम बुद्ध की, तो ये बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो जादुई माया और वशीकरण यानी जादू टोना का वर्णन किस में है? अथर्ववेद में है। ठीक है, और बात करते हैं वेद के बारे में, तो वेद कितना है? 4 है। ठीक है, 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद आता है कौन सा? यजुर्वेद, फिर आएगा आपका सामवेद, सबसे नवीनतम जो है वो है अथर्ववेद है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, शूद्र का उल्लेख किस मंडल में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। यज्ञ का अनुष्ठान और गद्य और पद का उल्लेख किस में है? तो ये मिलेगा आपको यजुर्वेद में। ठीक है, और संगीत का वर्णन किस में है? तो सामवेद में है। ठीक है, और जादू टोना का आपको मालूम है ये अथर्ववेद में हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और वेद के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है वेद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और पुराण, ये चारों के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी पूछे कि वेद के रचयिता, तो वेद व्यास, महाभारत के रचयिता तो वेद व्यास, श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता तो वेद व्यास, और पुराणों के रचयिता तो वेद व्यास। ठीक है, यानी कि वेद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और पुराण के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। नेक्स्ट है सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेना कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितने महत्वपूर्ण है कि हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारनाथ स्थित जो है स्तंभ का निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था। धामे का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ स्थित जो है अशोक का स्तंभ से ही लिया गया। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में ही दिया था। नेक्स्ट है, बाकी अशोक के बारे में आपको पीछे वीडियो में पूरा डिटेल से बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो सर्व प्राचीन जो है विधि ग्रंथ ये कौन सा है? तो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ आएगा आपको, ये मनु स्मृति हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है मनु स्मृति। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, तो वो भी हो जाएगा मनु स्मृति हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मनु स्मृति का संबंध किससे है? तो विधि और कानून से है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? अब बताइए गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो आपको बताएं कि गुप्त संवत ये प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, कब? 319 या 20 ईस्वी में। और गुप्त संवत का हो गया ये चंद्रगुप्त प्रथम। और ये एक कौन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? तो शक संवत पर है। शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। किसने शुरू किया था? तो कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 में किया था गुप्त संवत की शुरुआत, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हुए चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम से क्या आएगा क्वेश्चन कि शक संवत किसने चलाया था? शक संवत तो ये है कनिष्क ने। गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त द्वितीय से क्वेश्चन आएगा कौन सा? तो वो आएगा आपको कि फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और सिक्कों पर बिना बजाते हुए किसे दिखा गया? समुद्रगुप्त को दिखाया गया। समुद्रगुप्त किस अभिलेख से संबंधित है इनका? तो समुद्र यानी प्रयाग है ना, समुद्र यानी प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख का संबंध किससे? तो समुद्रगुप्त से। ठीक है, और बात करते हैं क्या क्वेश्चन आएगा किससे? तो आपको आएगा ये कुमारगुप्त प्रथम से कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। और दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, और बात करते हैं कि गुप्त काल की भाषा क्या है? गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा है संस्कृत। ठीक है, दो यहाँ पर भाषा याद रखना है आपको जो कि बार बार पूछा जाता है, गुप्त की और मुगल काल की। ठीक है, तो गुप्त की भाषा हो जाएगा
संस्कृत, ठीक है, याद ऐसे रखना है, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत। और मुगल काल की भाषा क्या, फारसी। याद कैसे करवाएं आपको कि दोस्त लोग को बोलते हैं मजाक में कि मुँहा फाड़ देंगे, यानी मुगल काल की फारसी, मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या है, तो फारसी है। नेक्स्ट है तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है, तो तोलकपियम ग्रंथ ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। तोलकपियम ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। अब तोलकापियम यानी तोलकपियम जो है इसके लेखक कौन है, ठीक है, तो आपको बताते हैं कि तमिल महाकाव्य है, जो कि अति महत्वपूर्ण तमिल महाकाव्य, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो 4 महाकाव्य आपको यहाँ बताते हैं और उसके लेखक जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप मिस ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं, ये प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य तोलकपियम के लेखक कौन है, तो तोलकपियर है, ठीक है, याद करना आसान है। तोलकपियम इसका लेखक का नाम भी है, उसी तरह तोलकपियर है ना, तोलकपियम के लेखक तोलकपियर, ठीक है। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, तो इलांगो आदिगल है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि ये सब क्वेश्चन जो है ये हमेशा रिपीट होते रहता है, तमिल महाकाव्य से क्वेश्चन आता है और ये चारों से क्वेश्चन आएगा, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, शिल्पाधिकारम के पूछेगा कि लेखक कौन है, तो इलांगो आदिगल, ठीक है। शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आदिगल, ठीक। मणि मेकले के लेखक शीतले सतनार, ठीक है। याद कैसे रखना है, देखिए मणि मेकले थोड़ा सा रिलेट करना है, मणि मेकले शीतले, मणि मेकले शीतले, मणि मेकले शीतले, मणि मेकले शीतले, यानी मणि मेकले के लेखक कौन हो गया, शीतले सतनार हो गया, ठीक है। जब भी आएगा दिमाग में आंसर आ जाएगा, ठीक है, जब ऑप्शन में देखिएगा तुरंत आ जाएगा। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है, तो तिरुतक देवर है ना, तिरुतक देवर। जीवक चिंतामणि का लेखक कौन है, तो तिरुतक देवर। याद कैसे रखना है, देखिए थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं ना, तो कठिन से कठिन प्रश्न है आपको याद रहता है और आसानी से उसको आप आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है ऐसे कि कई भाभी लोग को देवर की चिंता रहती है, ठीक है। तो चिंतामणि, चिंता करना किसका, देवर का, चिंता रहती है देवर का। तो जब भी आएगा क्वेश्चन जीवक चिंतामणि देवर पे टिक करना, ठीक है, यानी कि कई भाभी लोग की देवर की चिंता रहती है, तो ऐसे रिलेट करके याद हो जाएगा आपको। तो चिंता देवर की, ठीक है। पहले वाला आपको याद ही हो गया, तोलकपियम के लेखक कौन है, तोलकपियर, ठीक है, नाम से ही रिलेटेड हो जाएगा, तोलकपियम के तोलकपियर, ठीक है। और मणि मेकले शीतले, मणि मेकले शीतले, और चिंता देवर की, ठीक है। तो ये 3 याद हो गया, और एक ये है आपको रट जाना है, शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आदिगल, ऐसे इसको भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं, शिल्पादि आदि, शिल्पादि देखिए इसमें भी आदि है, इसमें भी आदि है, तो शिल्पाधिकारम का इलांगो आदिगल, ठीक है। तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों आपको आसानी से याद हो गया। जब भी क्या है, देखिए थोड़ा सा रिलेट करते हैं, तो क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, आपको वर्तमान में अभी याद नहीं भी है, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में बैठिएगा ना, तो ऑप्शन जैसे ही दिखेगा तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से स्मार्ट तरीके से याद करना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए तोलकपियम के लेखक तोलकपियर, शिल्पादि आदि, शिल्पादि जैसे आएगा शिल्पाधिकारम के लेखक, तो ऑप्शन में जैसे दिखेगा इलांगो आदिगल टिक हो जाएगा तुरंत, ठीक है। और मणि मेकले शीतले, मणि मेकले के लेखक शीतले सतनार, और जीवक चिंतामणि, चिंता देवर की, चिंता देवर है ना, चिंतामणि के लेखक हो गया तिरुतक देवर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है जो कि पुस्तक से है और हर हाल में निश्चित रूप से गारंटी के साथ पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन याद रखना है क्या, कि पहला संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो वो है अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है। अब अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो वो है पाणिनि। याद कैसे रखना है, तो अष्टाध्यायी को रिलेट करिए कष्ट से, यानी कि किसी को कष्ट होगा तो पानी देंगे, ठीक है। अष्टाध्यायी यानी कष्ट, अष्टाध्यायी जब भी आएगा तो दिमाग में आ जाएगा कष्टाध्याय, आप पानी देंगे, ठीक है। तो ये अष्टाध्यायी के लेखक हो गया पाणिनि, ठीक है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो वो है विष्णु शर्मा। याद कैसे रखना है, तो पंचतंत्र को बोलना क्या, रिलेट करना है पंच मंत्र से, यानी कि विष्णु भगवान की जब भी पूजा करेंगे तो पंच मंत्र का उच्चारण करेंगे, यानी पंचतंत्र का लेखक हो गया विष्णु शर्मा, ठीक है। इंडिका के लेखक पूछा जाता है, तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। याद कैसे रखना है, इंडिका को रिलेट करना है इंडिया से, और मेगास्थनीज को रिलेट करना है मेगा खनिज, यानी इंडिया में मेगा खनिज है, इंडिया में मेगा खनिज है, यानी कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट है
निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है आपको ऋग्वेद की पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अभी अगस्त 2024 में बिहार ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या मालूम, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो आपको याद करवाए हैं। देखिए कभी आपको याद एक टॉपिक आपको लाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण संगठन और उसका मुख्यालय, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए अलग से हम एक छोटा सा वीडियो लाएंगे जिसमें जो विश्व प्रसिद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसका मुख्यालय, ठीक है, और आपको आसानी से याद करवाएंगे, क्वेश्चन आपको से छूटेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछा क्या, यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है, यहाँ दो क्वेश्चन हमेशा रिवीजन करना है, एक यूनेस्को हो जाता है, एक हो जाता है यूनिसेफ। ठीक है, ये दोनों का मुख्यालय पूछा जाता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, पेरिस। ठीक है, पेरिस हो गया। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है। ठीक है, अब ये दोनों में कभी देखिए यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों एक जैसा नाम है। अब क्या है कि एक बार याद किए आपको, आप याद किए फिर दोबारा क्या है एग्जाम में जब आता है भूल जाते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ, न्यूयॉर्क है या तो पेरिस है। ठीक है, या तो यूनिसेफ का मुख्यालय है कहाँ, पेरिस है या न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लेंगे ना तो याद भी रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे ऐसे रिलेट करिएगा, देखिए यूनेस्को, तो इसमें आयकर है ना, यूनेस्को, तो पेरिस, पेरिस में देखिए आयकर है ना, पेरिस, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। ठीक, ऐसे टिक कर देना, यूनिसेफ ऐसे हर शिकार है, तो ये बस इसको कर लें, यूनिसेफ न्यूयॉर्क हो गया और यूनेस्को आयकर, आयकर पेरिस। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा कि पेरिस होगा या न्यूयॉर्क होगा। जैसे ही देखेंगे यूनेस्को आयकर है तो ये पेरिस आयकर वाला टिक कर देना। ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। और बात करते हैं क्या इसकी, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। महाभारत के लेखक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। रामायण का लेखक कौन है, तो रामायण का लेखक है वाल्मीकि। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो वह गोस्वामी तुलसीदास है। नेक्स्ट है कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है, तो पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है, तो ये कार्बन 14 से होता है। ठीक है, देखिए पुरातन की बात आई है यानी कि प्राचीन, यानी कि जो पुरातत्व जो होता है, प्राचीन धरोहर जो अपना है उसकी बात आई है। ठीक है, पहले तो ये जान लेते हैं कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण जो होता है कार्बन 14 से होता है। जीवाश्म की आयु किस तकनीक का उपयोग से अनुमान लगाया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। और रेडियो कार्बन डेटिंग में ये कार्बन 14 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे आता है डायरेक्ट कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा लगाया जाता है ना। तो पृथ्वी की आयु का हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और देखिए पीछे वीडियो इसमें क्या है डिटेल्स में उतना बताए थे, लेकिन क्या है कुछ प्रश्न इसमें और भी ऐड किए हैं, जैसे कि पीछे आगे अब इतना बताए थे। ठीक है, ये नहीं बताए थे आपको कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था। और पुरातत्व विभाग की अब यहाँ पर जानिए कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 तक। ठीक है, जो कि 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के समय। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या, पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुआ वो कर्जन के समय 1904 में हुआ था। ठीक है, और 1904 से 3 प्रश्न याद रखना है, कौन कौन सा, देखिए पुरातत्व विभाग की स्थापना बोले तो 1904। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1904 में हुआ था। क्या, फिर से समझिए, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1904 में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1904 में हुआ था। 3 हो गया। एक और प्रश्न याद रखना है कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था, तो वो भी 1904 में हुआ था, जिसकी स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, 1861 में किया था। ठीक है, ये सभी प्रश्न पीछे जो बताए थे
है ना, ये सीरीज चलाए थे ये, तो उसमें नहीं बताए थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, 1861 में किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और 1904 से क्या, 4 प्रश्न आपको बताएं। ठीक है, याद रखना है कौन कौन सा। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, 1904 में, और अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था, 1904 में हुआ था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था। तो इसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था, पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्रा में ही अशोक का जन्म हुआ था। कब, 304 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अशोक के बारे में पहले आपको बता चुके हैं, और यहाँ पाटलिपुत्रा के बारे में कुछ जानते हैं कि पटना का प्राचीन नाम था वो क्या था मालूम, पाटलिपुत्रा था। ठीक है, और एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन पटना का प्राचीन नाम नहीं है। ठीक है, तो प्राचीन नाम 3 ऑप्शन में था, जो कि था, और एक जो कि नहीं था। तो 3 नाम याद रखना है पटना का प्राचीन नाम। कौन कौन सा है मालूम है, तो देखिए पटना का प्राचीन नाम में एक हो गया पाटलिपुत्रा, दूसरा हो गया है क्या मालूम, पुष्पपुरी। पुष्पपुरी भी एक तो हो गया पाटलिपुत्रा, दूसरा है पुष्पपुरी, ये भी पटना का प्राचीन नाम है। ठीक है, पुष्पपुरी, और एक है कुसुमपुर, ये भी पटना का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कुसुमपुरी। ठीक है, तो 3 नाम है पटना का पहले, यानी टोटल 4 नाम हो जाता है। पटना हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, पुष्पपुरी हो गया, कुसुमपुरी हो गया, ये सब पटना का ही नाम था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो सबसे पहले इसका स्थापना किया था अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, अजातशत्रु ने किया था। फिर बाद में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में स्थापना किया था अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और पाटलिपुत्र से और क्या रखना है कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। और एक बार बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ था, एक बार ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए बौद्ध संगीति पहला जो है वो राजगीर में हुआ था, और दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, फिर समझिए बौद्ध संगीति जो हुआ, पहला बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर में हुआ था। ठीक, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल ये मुख्यतः किसका बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बीपीएससी में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है, तो वो लकड़ी का बना है, ये याद रखना है। ठीक है, लकड़ी का बना है। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था। तो प्राचीन नगर तक्षशिला ये किसके बीच स्थित था, तो ये था सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था ये तक्षशिला। तक्षशिला से और क्या आता है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय ही था। ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय है। और एक क्वेश्चन आता है तक्षशिला से ये कि कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे, तो ये तक्षशिला में ही कौटिल्य। कौटिल्य कौन है, तो वही कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है, जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। तो वो जो कौटिल्य है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये शिक्षण कार्य करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो ये आपको मालूम है ये कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे, तो कांसा का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अच्छा, कांसा किसका मिश्रण है, ये क्वेश्चन आता है कि कांसा किसका मिश्रण है, तो ये कांसा जो है ये टीन और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, इसे याद रख लेना हमेशा, हमेशा के लिए। काटता यानी कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है। एक आएगा आपका क्या, पीतल। पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल से याद रखना है कैसे, पिताजी, यानी पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, पिताजी है ना। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। काटता से यानी कांसा, टीन और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सिंधु सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब, 1921 में किया था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। अच्छा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था,
तो तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया था। और जो कांसा है, ये कांसा में क्या रहता है, टीन और तांबा रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये कांसा का प्रयोग करता था सबसे ज़्यादा, इसलिए कांस्य युग सभ्यता इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। तो ये किसके समय आता है, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन। और एक कौन है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ठीक है, ह्वेनसोंग के बारे में सब चीज़ बता चुके हैं आपको। ह्वेनसोंग जो है भारत कब आया था, 630 ईस्वी में आया था। ह्वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ह्वेनसोंग को कहा जाता है। और हर्षवर्धन से 3 पुस्तक याद रखना है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, यानी हंस ना रे पिया, यानी कि हर्षवर्धन ना रे पिया, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जानते हैं कि हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन था, है ना। हर्षचरित्र पुस्तक का लेखक था बाण भट्ट। जो कि बाण भट्ट कौन था, वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखा था बाण भट्ट। अब कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो भी है बाण भट्ट। ठीक है, यानी हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये 2 पुस्तक याद रखना है। ये दोनों के लेखक कौन है, बाण भट्ट, है ना। हर्षचरित्र के लेखक और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। नेक्स्ट है कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बिहार CGL जो अभी 2022 में हुआ था और रेलवे NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी का संबंध है तो किससे, तो ये कश्मीर का इतिहास से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है, देखिए यहाँ 2 प्रश्न आ जाता है। एक तो डायरेक्ट आएगा कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कलहन है। और इसका संबंध किससे है, तो कश्मीर का इतिहास से है। ठीक है, देखिए इसको ऐसे याद रखिए, देखिए राजतरंगिणी लेखक है कलहन। ठीक है, तो कश्मीर के से संबंधित है। तो कश्मीर में अक्सर कलह होते रहती है। ठीक है, कश्मीर में क्या होता रहता है, अक्सर कलह होते रहती है। कलह से कलहन, यानी राजतरंगिणी के लेखक कौन हो गया, कलहन। और कश्मीर का इतिहास से संबंधित है ये राजतरंगिणी और इसके लेखक है कलहन। यानी कश्मीर में अक्सर कलह होती रहती है और कलहन राजतरंगिणी के लेखक है। ठीक है, अब कलहन यहाँ पर है ना, एक इसी तरह आता है क्या, बिल्हन, है ना। बिल्हन से भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। विक्रमांक देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल्हन है। ठीक है, विक्रमांक, है ना, विक्रमांक देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल्हन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। राजतरंगिणी के लेखक हो गया कलहन, अब विक्रमांक देव चरित के लेखक हो गया बिल्हन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अष्टाध्याय के लेखक कौन है, तो अब बताएं आप, अष्टाध्याय के लेखक कौन है, पाणिनि, है ना। अष्ट यानी अष्टाध्याय को कष्ट से, यानी कष्ट होगा तो पानी देंगे। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, यानी कि इंडिया में मेगा खनिज है, यानी कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वो है चाणक्य, है ना, कौटिल्य। नेक्स्ट है सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो सारनाथ स्तूप आपको बताएं सारनाथ कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण जो है ये किसने कराया था, अशोक ने करवाया था। भारत का राज्य चिन्ह जो है ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से ही लिया गया। धामे स्तूप कहाँ है, तो वो भी सारनाथ में है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा जो है बस स्तूप जो है वो कौन सा है, तो वो केसरिया स्तूप है, पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि ये कौन थे, तो ये था एक, पाणिनि था मालूम कौन, ये था एक व्याकरण शास्त्री, है ना। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि जो है ये एक व्याकरण शास्त्री था। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन था, तो ये पाणिनि ही था। और पहला जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ था वो अष्टाध्यायी ही था। ठीक है, जो पहला संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसी से यहाँ रिलेट करना है, ये व्याकरण शास्त्री थे क्योंकि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस आज का वीडियो जो है इतना तक ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।